बहुत बहुत स्वागत है चुनावी अड्डा में। आज आपको 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी के प्लान मिशन 18 के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे यूपी में अपना दल के अध्यक्ष आशीष पटेल और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर, रामविलास पासवान बनना चाहते हैं। लेकिन इन सबसे पहले 2019 के बाद 3 तलाक पर लोकसभा में पेश किए गए बिल की करेंगे। आज गर्मा गर्म बहस हो रही है लोकसभा में और फटाफट अंदाज में अब आपको आज का चुनावी अपडेट दे देते हैं। उसके बाद ट्रिपल तलाक पर विस्तार से चर्चा। लोकसभा में 3 तलाक बिल पर बहस इस वक्त जारी है। मोदी सरकार का तर्क नारी न्याय और सम्मान के लिए लाए हैं बिल। वहीं कांग्रेस का तर्क यह है कि धर्म में सरकार को दखल नहीं देनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी, एक ज्वाइंट स्टैंडिंग कमेटी के पास इस बिल को भेजा जाना चाहिए। इस पर विस्तार से चर्चा की जरूरत है। वहीं अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार के कार्यक्रमों के बहिष्कार के फैसले का समर्थन किया है। यूपी में एसपी के साथ गठबंधन पर हाईकमान बात करेगा। यूपी में एसपी से गठबंधन पर हाईकमान बात करेगा। अखिलेश नाराज नहीं है। कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आई है अखिलेश यादव के बयान पर। वहीं पीएम मोदी आज हिमाचल के धर्मशाला में गरजे, कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ विकास है। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी के आंध्र दौरे का विरोध करने का ऐलान किया है। राजस्थान में मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। लोकसभा में 3 तलाक बिल पर इस वक्त बहस जारी है। तो ये तमाम चुनावी अपडेट हैं। तो मोदी सरकार ने आज लोकसभा में 3 तलाक विधेयक पेश किया है, जिस पर अभी भी इस वक्त बहस जारी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक बिल को महिलाओं के अधिकारों का बिल बताया। तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि देश संविधान से चलता है, शरीयत से नहीं चलता है। लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने बिल को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की सिफारिश की है। साथ ही कहा है कि सरकार को धर्म के मामलों में दखल नहीं देनी चाहिए। जैसा आपने बताया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज के इस बिल का तात्पर्य न किसी जमात के खिलाफ है, न किसी आस्था के खिलाफ है, न किसी कम्युनिटी के खिलाफ है। आज का बिल सिर्फ इंसानियत और इंसाफ का है। आज का बिल इस देश की अपनी जो बहनें हैं, उनकी गरिमा, उनकी समानता और उनको न्याय देने का बिल। अभी ये बात हो रही थी कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स से बात की गई क्या स्टेक होल्डर्स से उनसे राय ली गई क्या? जिस वक्त अभी रिसेंटली निर्भया का केस हुआ था, निर्भया के केस के समय एक कड़ी से कड़े कानून के तहत, कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ कानून बनना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ये दोनों सदनों में एक स्वर से आवाज उठी। उस वक्त क्या ये बात, अब उससे उस कानून से प्रभावित कौन लोग हैं? वो गुनाहगार, जो गुनाहगार की इस तरह के गुनाहों को करने के बाद सीना तान करके घूमते थे। क्या उस समय भी कुछ लोग ये बात कह सकते कि स्टेक होल्डर से क्यों नहीं आपने बात की, इतने कड़ा कानून क्यों आप बना रहे हैं? तो महिलाओं के अधिकार, इंसानियत और इंसाफ के लिए बिल है। सुना आपने बीजेपी का क्या कहना है इस पर। अभी कुछ देर पहले स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। आज इस सदन में 1986 के कानून की दुहाई दी गई। अंग्रेजी में जिसे कहते हैं फिग लीफ, उसके पीछे इंसाफ को छिपाने का दुस्साहस किया गया। 1986 का वो कानून ये कहता है कि इद्दत की मुद्दत तक ही मेंटेनेंस मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजीवन अगर महिला को छोड़ दिया जाए तो उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो ये सवाल आज उनके लिए है जो इंसाफ की दुहाई देते हैं कि जब इनके पास वक्त था तब इन्होंने तलाके बिद्दत को गैर कानूनी करार क्यों नहीं दिया इस सदन में, इस संसद में। जब इनके पास मौका था तब वो महिलाएं जो प्रताड़ित की जा रही थी, तब उनके पक्ष में ये क्यों नहीं खड़े हुए? आज जो लोग कहते हैं कि जल्दी क्या है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुकी है, उनसे कहना चाहती हूं कि 477 बहनें आज भी है हिंदुस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी तलाक बिद्दत की शिकार हुई हैं। 477 तो बहुत बड़ी संख्या है महोदय। अगर एक ही बहन के साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ तो इस सदन की, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम उस बहन को न्याय दिलवाएं। आज ये निवेदन आपके सम्मुख में रखना चाहती हूं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये एक सिविल मैटर है, इसको क्रिमिनलिटी की दृष्टि से क्यों देखा जाए। इस देश ने वो मंजर भी देखा जब ये कहा गया, इस देश ने वो मंजर भी देखा जब ये कहा गया कि अगर दहेज लिया जाता है, दिया जाता है तो लेने वाले और देने वाले को परेशानी नहीं। ये एक सिविल मैटर है, इसमें कानून का क्या काम। फिर भी इस सदन ने डाउरी को क्रिमिनल दृष्टि से देखा और कानून स्थापित किया। इस देश ने, हमारी सभ्यता ने, हमारे समाज ने वो मंजर भी देखा जब सती की प्रथा चली, लेकिन समाज ने संविधान के संरक्षण में उसे भी गैर कानूनी ठहराया। आज अगर 1986 के उस कानून में ताकत होती तो शायरा बानो को सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देने की नौबत ही नहीं आती। वो लोग जो कहते हैं कि मुस्लिम समाज में शादी तो बस एक कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट को, और मैं तो स्तब्ध हूं महोदय कि सलीम साहब को ये लगा कि अगर कुरान में से मीनाक्षी लेखी ने कुछ अंश सदन के सम्मुख सम्मान सहित प्रस्तुत किए तो वो मजाक की बात है। आपको तो फक्र होना चाहिए इस बात का कि सदन में, इस चर्चा में कुरान से पढ़कर भी उन शब्दों के आधार पर न्याय की बात की जा रही है। और अगर आप इसे कॉन्ट्रैक्ट की दृष्टि से देखते हैं महोदय, तो यह हिमाकत मैं भी करूं सलीम भाई, वर्स 231 को अगर पढ़ें तो उसमें लिखा है, when ye divorce women and they fulfill the term of iddat, either take them back on equal terms or set them free on equal terms। हिंदुस्तान की आवाम जानती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना हो तो यूनिलैटरली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रद्द नहीं होता, और अगर कॉन्ट्रैक्ट रद्द तो 3 तलाक कानून पर विपक्ष का एजेंडा क्या है, आइए वो भी सुन लेते हैं। मैं दावे से कह सकता हूं, न भाजपा की नीति दुरुस्त है, न नीयत दुरुस्त है। इसलिए ट्रिपल तलाक करारी शिकस्त जो हुई है मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, उसके बाद पूरी जोर शोर से इसलिए लाया जा रहा है कि इसके पीछे सर्वदलीय बैठक करके जिसे लाना चाहिए, क्या दिक्कत है। अगर सचमुच सरकार की रुचि है तो सबके विचार जान लें, या इसे सेलेक्ट कमेटी में भेज दें, वहां सबके विचार आ जाए। पर नहीं, नियत यह है कि जो मुसलमान पति पत्नी को डाइवोर्स करे ट्रिपल तलाक से, सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में ट्रिपल तलाक है नहीं, तो वो तलाक वैध नहीं होगा, जायज नहीं होगा, यानी वो उसकी ब्याहता पत्नी रह जाएगी। उसको आप जेल भेज दें, बच्चे भूखों मरे, औरत भूखों मरे, यही शायद इरादा है भाजपा का। देखिए, राज्यसभा में क्यों हंगामा हो रहा है हमें सब पता है। ये हंगामा किसको सूट कर रहा है ये भी हमें पता है। इस हंगामे के पीछे प्रॉक्सी क्या चल रही है ये भी हमें पता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि हमारे चेयरमैन साहब चलाना चाह रहे हैं हाउस को, लेकिन सत्ता प्रतिष्ठान ही एडजर्नमेंट के पीछे है, हंगामे के पीछे है। तो सीधी सी बात, हमारा मानना यह है कि ट्रिपल तलाक पे हमने हमेशा कहा है कि लैंगिक समता के लिए हम आपके पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे, लेकिन आपका उद्देश्य लैंगिक समता नहीं है। हमने कुछ सुझाव दिए थे, जैसे क्रिमिनलाइजेशन वाला कंपोनेंट पे हमने ये कहा था कि रिकंसिलिएशन की उम्मीद हमेशा रहनी चाहिए। किसी भी मैरिटल डिस्कॉर्ड में रिकंसिलिएशन की पॉसिबिलिटी, आपका उद्देश्य वो नहीं है। आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं ट्रिपल तलाक के तहत। हमारे बिहार यूपी में खेत खलिहान में एक बीजुका बनाया जाता है कौवों को डराने के लिए। आपने इस बिल को बीजुका बना के रख दिया है। ये आपके असली उद्देश्य की कहानी खोलता है।
और हमारे साथ दो सहयोगी हमारे रजत राकेश टंडन और यतेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं इस वक्त ताजा अपडेट के लिए। रजत, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि विपक्ष यही कह रहा है कि ट्रिपल तलाक और मुस्लिम महिलाएं तो बहाना है, 2019 निशाना है। ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से एक तो सरकार के लिए कितना अहम हो जाता है इस बिल को पास कराना, क्या ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगा, और आंकड़ों के लिहाज से कितना आसान या मुश्किल अभी लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी राज्यसभा में फंसा था बिल। बिल्कुल, देखिए लोकसभा में कोई दिक्कत नहीं होगी। लोकसभा में पिछली बार भी आराम से आप कह सकते हैं इस बिल को निकाल लिया था सरकार ने। इस बार भी जब आप देखिए तो रविशंकर प्रसाद खड़े हो रहे थे, उसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, ओवैसी साहब, सलीम साहब, सुप्रिया सुले, ये सभी सांसद खड़े हुए, टीएमसी भी खड़ी हुई और इंटायर अपोजिशन जो थी उसने यही कहा कि आप इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए, भले ही आप उसके लिए समय निर्धारित कर दीजिए 10 दिन 15 दिन, और उसके बाद इसको टेकअप करिए। लेकिन सरकार एडमेंट थी। रविशंकर प्रसाद ने बकायदा इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हो गई। तो मैं मानता हूं लगभग 5 बजाय 7 से 7:15 के बीच में ये बिल पास भी हो जाएगा लोकसभा से। लेकिन बड़ी बात यही रहेगी कि राज्यसभा में अभी भी जो नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं है। तो नंबर्स कहां से आएंगे, क्या राज्यसभा में जाने के बाद, हालांकि कांग्रेस भी और अपोजिशन भी लोकसभा में डिवीजन ऑफ वोट्स कराएगी, इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं, डिवीजन ऑफ वोट्स के बाद ही ये बिल पास होगा। इसीलिए बीजेपी ने भी व्हिप जारी किया है कि सारे सांसद मौजूद रहे। अब आप राज्यसभा में आएंगे, जब राज्यसभा में ये लिस्ट होगा तो राज्यसभा में भी डिवीजन ऑफ वोट्स होगा, वहां पे हो सकता है ये बिल गिर जाए। उसके बाद हो सकता है कि 10 दिन 15 दिन के लिए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। लेकिन तब तक वक्त जो होगा आचल वक्त बीतता जा रहा है। और राज्यसभा में क्या स्ट्रैटेजी होगी, यतेंद्र हमें बताएं और समझाएं। आंकड़ों के लिहाज से क्या प्लान भी बीजेपी का बनता हुआ नजर आ रहा है, किनको ऑन बोर्ड ला सकती है, क्या केसीआर, क्या नवीन पटनायक का बीजेडी, क्या उनसे बैकरूम चर्चा हो रही है इस वक्त बिल को पारित कराने के लिए? देखिए आंचल, अगर इस बिल की बात की जाए तो लोकसभा में तो देखा जाए वास्तव में कोई दिक्कत नहीं है और आज पास हो जाएगा। जो आंकड़े हैं लोकसभा में बीजेपी के पास, उसको देखते हुए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो सवाल कर रहे हैं राज्यसभा में रणनीति को लेकर, तो सच में जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी फंस गई है इस पूरे मामले में, क्योंकि पहले भी राज्यसभा में बिल अटकाया गया था और अब इस बार जो इस तरह से आंकड़ा दिखाई दे रहा है वो अटकता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि एआईडीएमके और बीजेडी इस बिल के फेवर में आ सकते हैं। जो कई नेताओं की, बीजेपी के नेताओं की, बीजेडी के नेताओं से बातचीत हुई, लेकिन आज जिस तरह से एआईडीएमके का रुख सामने आया है कि वो भी इस बिल को लेकर विरोध कर रहा है, जो क्रिमिनलाइज इस बिल को किया गया है उसको लेकर उसको आपत्ति है। तो अब कहीं से लग नहीं रहा कि बीजेपी राज्यसभा में इस बिल को पास करा पाएगी, यानी कि सरकार फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि जो सेलेक्ट कमेटी वाली मांग है जो अपोजिशन की, उसमें सरकार इस बिल को नहीं भेजेगी। यानी कि साफ है कि जैसे ही राज्यसभा में गिरेगा उसके कुछ समय के बाद बीजेपी कैबिनेट में, जो मोदी सरकार है वो कैबिनेट में इसको फिर से लाएगी और फिर से अध्यादेश को आगे बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि बीजेपी और उसके आलाकमान नहीं चाहता है कि ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में अगर गया तो बिल 1 से 1.5 साल या जब तक स्टैंडिंग कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं, जो सेलेक्ट कमेटी है वो रिपोर्ट नहीं सौंप देती है, तब तक ये बिल अटका रहेगा। तो बीजेपी से ज्यादा अटकाने के मूड में नहीं है, सूत्रों का अटकाने के मूड में नहीं है, क्योंकि 2019 में रिपोर्ट कार्ड में दिखाने के लिए ये सबसे बड़ा एक बैज ऑफ ऑनर बीजेपी के लिए हो सकता है चुनावों से एन पहले। यतेंद्र और रजत हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। आपके पास फिर से अपडेट के लिए लौटेंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। 2020 लोकसभा चुनावों में फिर से सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी इस बार मिशन 18 की प्लानिंग के साथ चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह लगातार मंथन कर रहे हैं और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी भरोसा है कि शाह के इस शाही प्लान से बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव जरूर जीतेगी। शाह की शाही तैयारी कि लोकसभा के साथ चुनाव कराएंगे तो मोदी जी की लोकप्रियता का सामना करना पड़ेगा और अपने बेटे बेटी को मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। एक डर से उन्होंने क्या 2019 में 350 सीट दिलाएगा स्पेशल 18? भारत माता की 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले मिली हार से बीजेपी ने अपनी प्लानिंग में बड़ा बदलाव किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ गंवाने के बाद बीजेपी नई रणनीति तैयार करने में जुट गई है। मोदी शाह के हिमाचल प्रदेश में हुई रैली इस नई तैयारी की बानगी भर है। आने वाले कुछ वर्षों में ये ऐसी ताकत बन के उभरेगा, ऐसी ताकत बन के उभरेगा, शायद पहाड़ी राज्यों में या छोटे राज्यों में
कोई हिमाचल की स्पर्धा नहीं कर पाएगा, ये मैं अपने आंखों के साफ देख रहा हूं। एक तरफ पीएम मोदी ने रैलियां शुरू कर दी है, दूसरी तरफ चुनावों के चाणक्य अमित शाह ने लोकसभा के लिए प्लान स्पेशल 18 तैयार किया है। जो बातें हुई हैं, जो तीनों स्टेट में हम पीछे रह गए हैं, तो निसंदेह यह एक गंभीर विषय है और इस पर हमारी पार्टी के नेता लोग, वरिष्ठ नेता लोग, सारे लोग इस पर सीरियसली काम कर रहे हैं और जो कमेटी बनी है। बीजेपी के टॉप सोर्सेज की माने तो शाह ने एक लोकसभा में 18 पदाधिकारियों को तैनात करने का प्लान तैयार किया है। इसके लिए शाह ने सभी राज्यों के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्षों से हर लोकसभा के लिए 18 नाम मंगा लिए हैं। इसके साथ ही 3 मीडिया मैनेजर और 3 सोशल मीडिया मैनेजर बनाए जाएंगे। साथ ही लोकसभा के 7 पदाधिकारियों को विधानसभा की सीटों के हिसाब से भी जिम्मेदारी दी जाएगी। शाह की इस शाही तैयारी में स्पेशल 18 का अहम हिस्सा होगा। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी भरोसा है कि स्पेशल 18 के जरिए एक बार फिर 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी विजय पताका फहराएगी। देखिए, हमारे यहाँ तो मंडल स्तर तक का इकाई गठित है और जो 18 लोगों की टीमें बनेंगी, इन टीमों का सीधे सीधे उनके साथ इंटरेक्शन होगा और हर एक लोकसभा क्षेत्र के रिपोर्ट हमारे पास वैसे पहले से भी है, हमारे वॉर रूम के पास हर जगह है और बाकी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि हम उसका समाधान निकालेंगे। 2019 में हमारी पूर्ण मेजॉरिटी की सरकार फिर से बनेगी। क्योंकि स्पेशल 18 की प्लानिंग 2019 के चुनाव के लिए की गई है, जाहिर है इसे सिर्फ संगठन और चुनाव तक सीमित नहीं रखा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनावों में हार के बाद अब बीजेपी खुद को नए सिरे से पिरो रही है। कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई उखाड़ नहीं। बीजेपी आला कमान को भी अब समझ में आने लगा है कि जमीन पर कार्यकर्ताओं को जोड़ने और वोटरों को बूथ तक लाने में स्पेशल 18 जैसी प्लानिंग ही कामयाब हो सकती है। सब धड़े का धड़ा रह गया, सरकार उनकी थी ना। सिर्फ भाषण और घोषणाओं से लड़ना आत्मघाती साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कहते हैं दिल्ली तक पहुंचने का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। बीजेपी 2014 में उत्तर प्रदेश की 73 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने के बाद दिल्ली तक पहुंची, लेकिन 2019 में क्या ऐसा मुमकिन होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि यूपी में एनडीए के कुछ सहयोगी दल रामविलास पासवान की राह पर चलने की कोशिश में जुटे। देखिए रिपोर्ट। तो 2019 से पहले क्या मोदी का कुनबा बिखर रहा है? अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर, अपना दल, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। यूपी सरकार के कार्यक्रमों का बाइकॉट, यूपी की 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की धमकी। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल और यूपी कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के ये तेवर एनडीए के 2019 के समीकरण के लिहाज से बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। इन दोनों के साथ तालमेल बिगड़ा तो यूपी की सियासत का जातीय गणित बिगड़ेगा और लोकसभा की 80 सीटों पर असर पड़ेगा। एनडीए गठबंधन के सेंसेक्स के अप डाउन को समझने के लिए आपको सियासत के 3 किरदारों पर अपनी नजरें टिकानी होंगी। पहली तस्वीर अनुप्रिया पटेल की है, जिनकी पार्टी अपना दल का प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 सीटों पर माना जाता है। दूसरी तस्वीर ओम प्रकाश राजभर की है, जिनका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश की 6 से 7 सीटों पर है। और तीसरी तस्वीर रामविलास पासवान की है, जिनके प्रभाव वाली 7 सीटें बिहार में हैं। एनडीए में अपनी शर्तें मनवाने की शुरुआत रामविलास पासवान ने की, उसी रास्ते पर अपना दल और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भी चल निकली है। आशीष पटेल की पार्टी अपना दल है। अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो उनकी पत्नी है। पूर्वी यूपी के कुर्मी मतदाताओं के बीच अपना दल की गहरी पैठ है। - 2014 और 2017 में अमित शाह ने अपना दल को साथ में रखकर पूर्वांचल में बड़ा फायदा लिया।
लोकसभा में अपना दल को 2 सीटें मिली, जबकि विधानसभा में अपना दल ने 10 सीटें जीती और कांग्रेस जैसी पार्टी से भी आगे निकल गई। 2019 के लिए अपना दल चाहता है कि उसको लोक जनशक्ति पार्टी की तरह लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए 5 सीटें दी जाएं। अगर ये न हो सके तो लोकसभा के लिए 2 सीटें और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आशीष पटेल को राज्यसभा में भेजा जाए। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर वो ऐसा कर देंगे तो हर छोटे दल यही टैक्टिक्स अपनाने लगेंगे। योगी कैबिनेट में रहकर ओपी राजभर पिछले कुछ दिनों से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण में कोटे की मांग कर रहे हैं। सरकार को हिदायत भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो उनकी पार्टी यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बात करें तो उसका प्रभाव कम से कम 7 से 8 लोकसभा सीटों पर है। खुद मोदी की वाराणसी सीट पर कांटे की लड़ाई में राजभर वोटर निर्णायक बन जाते हैं। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले इस वक्त की सुर्खियों पर एक नजर। प्रेजेंटेड बाय इंदिरा IVF, निसंतानता एवं टेस्ट ट्यूब बेबी केंद्र।